मीडिया जगत में और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है कि रिपब्लिक का यह संपादक जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडिस्ट बनकर रह गया था और बीजेपी का लगातार प्रचार करने में लगा हुआ था, आखिर ये बीजेपी से सवाल क्यों करने लगा। इसके एक नहीं दोस्तों, दो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जो विपक्ष के अंदर मासूम लोग हैं वो ये कहने लगे, देखिए 2014 से पहले इसके यही तेवर हुआ करते थे, आज उसके तेवर लौट रहे हैं। कोई हकीकत नहीं देखना चाहता, पर्दे के पीछे की क्या कहानी है कोई नहीं समझना चाहता है, क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि हमारा गोदी मीडिया रेडियो रवांडा से कम नहीं है। हमारा गोदी मीडिया 1940 के दशक में हिटलर के प्रचार तंत्र का जो मुखिया था गिबल्स, उससे कम नहीं है। आज मैं रिपब्लिक के संपादक की क्यों बात कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एक एक करके दो वीडियो दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उनके इस वीडियो का ये करीब 20 सेकंड सुने। इसके अंदर ये संपादक ये कह रहा है कि जिस तरह से निर्भया आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त की कांग्रेस सरकार से इस्तीफा मांगा था, वो बदल क्यों गई। मणिपुर को लेकर दरअसल सवाल किया जा रहा है। सुनिए वो क्या कहता है दोस्तों। It is becoming apparent to me that this is not the same BJP that made such a loud noise over Nirbhaya at that point of time, saying that the government should resign at the center, and everybody appreciated the position of the BJP, but maybe Charu, that was a different BJP. It is quite clear to me that this is a BJP which allows the National Commission of Women to ignore even a complaint on this issue for 34 days. और बात यहां नहीं रुकती। कुछ दिनों पहले एक और डिबेट सामने उभर कर आया था जिसमें यह व्यक्ति यह कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को व्हाट अबाउटरी नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी का शब्द है व्हाट अबाउटरी, का मतलब यह है कि अगर मैं आप पर आरोप लगाऊं और अगर आप पलटकर मुझसे कहें मगर आपका क्या, यानी कि आप के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उल्टा आप मुझ पर उंगली उठाने लगेंगे, इससे कहते हैं व्हाट अबाउटरी। दरअसल हुआ क्या है, जैसे ही मणिपुर का मामला सामने उभर कर आया है, संसद के अंदर चाहे पीयूष गोयल हो, स्मृति ईरानी हो, तमाम जो इनके मंत्री हैं, अमित शाह भी हो, ये लोग क्या कह रहे हैं। ये लोग यही कह रहे हैं कि भाई मणिपुर पर तो डिबेट होगी मगर राजस्थान पर क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ पर क्यों नहीं, बंगाल पर क्यों नहीं। तो इससे कहते हैं व्हाट अबाउटरी। और इसी का जिक्र रिपब्लिक के संपादक ने अपने कार्यक्रम में किया था। सुनिए इसने क्या कहा था। Nobody should be above question in this country. Viewers, at the same time, the government should stop this whataboutery. तो इन दोनों वीडियो से खलबली मची हुई है कि क्या गोदी मीडिया सुधर रहा है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि मेरे पास खबर यह है कि एक संपादक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से एक अरसे से कोशिश कर रहा है मिलने की, एक अरसे से कोशिश कर रहा है मिलने की। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों कि धीरे धीरे जो तमाम राज्य हैं उन पर विपक्ष की सरकारें बैठ रही हैं। साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। अब अगर इन राज्यों में 3 में से 2 राज्य में कांग्रेस है, अगर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीत गई तो इसका अर्थ क्या होगा, धीरे धीरे राज्यों में विपक्ष का दबदबा बढ़ता जाएगा, यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत होता जाएगा। और यहां पर सवाल खड़ा हुआ है सरकारी विज्ञापन का, सरकारी पैसे का। केंद्र सरकार से इन्हें जो पैसा मिलता है वो बहुत सीमित है, इनको जरूरत पड़ती है राज्य सरकारों से भी पैसे की। इसीलिए अब ये संपादक जाकर नतमस्तक हो रहे हैं राज्य सरकारों के सामने। इसीलिए कभी कभार आप सुनते हैं कि ये लोग विपक्ष से सवाल कर लेते हैं, मगर इनकी असलियत क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। आज रिपब्लिक के उस संपादक ने जो महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल उठाए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी और जब उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधा गया था। याद कीजिए दोस्तों, यह वही संपादक था जिसने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया था, उसमें उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहां गया वो मामला, बताइए ना। जिस समीर वानखेड़े ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के बारे में झूठी जानकारी रिपब्लिक के इस संपादक को लीक की थी,
उसी समीर वानखेड़े के बारे में बाद में आरोप लगा कि वो शाहरुख खान से वसूली कर रहा था। उसे तो बाहर कर दिया गया है। बताइए, वो तो गिरफ्तारी से बच रहा है। तो ये सब क्या बतला रहा है दोस्तों, कि ये लोग जो महिला सुरक्षा पर, ये जो पत्रकार महिला सुरक्षा पर आज की तारीख में आंसू बहा रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है महिला अस्मिता से। इन्हें सिर्फ अपने चैनल्स बचाने हैं, इन्हें सिर्फ सरकारी पैसा चाहिए, क्योंकि चैनल चलाने के लिए पैसे लगते हैं। इन संपादकों की क्या हकीकत है मैं आपको बतलाना चाहता हूं, क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको भारत 24 नाम के एक चैनल के मालिक का बयान सुनाया था। यह व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हैं। और यह बयान कब दिया जा रहा था, जब एबीपी न्यूज के एक पत्रकार जो हैं वो भारत 24 में शामिल हुई थी। वो पत्रकार जो जब प्रधानमंत्री से जिन्होंने इंटरव्यू किया था और कहा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, जब वो भारत 24 में शामिल हुई तो उनकी मौजूदगी में जगदीश चंद्रा ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट, but intelligent support to the popular ruling government. We don't feel shy in this. और क्यों नहीं, आज देश का प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल लीडर बना है, आज नरेंद्र मोदी अगर 64% या 76% के साथ वर्ल्ड में टॉप पॉपुलरिटी ग्राफ में अगर दिखता है, आज अमित शाह अगर 370 करके और कश्मीर के माहौल को बदल देते हैं, तो कैसे इग्नोर करें। मीडिया के इन लोगों की हालत क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इंडिया टुडे का एक समारोह चल रहा होता है, प्रधानमंत्री सामने होते हैं, साथ में होते हैं इंडिया टुडे के संस्थापक अरुण पुरी। अरुण पुरी उनके सामने लगभग गिड़गिड़ाने लगते हैं, ये तक कहते हैं प्रधानमंत्री जी आप कहेंगे कि मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं। मैं चाहूंगा आप उस पूरे संवाद को सुने, वो आवाज सुने, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मीडिया किस तरह से सत्ता के सामने नतमस्तक है। सुनिए क्या क्या कहा था अरुण पुरी ने प्रधानमंत्री के सामने। सर, आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मीडिया आपकी सरकार से बड़ी परेशान है। हाँ, आपकी सरकार की से कोई जानकारी लीक नहीं होती जैसे पहले सरकारों से होती थी। किसी को पता नहीं होता कि कौन आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा, रीशफल का तो भूल ही जाओ, और राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री जब मौका आता है कोई खबर नहीं। गुस्ताखी माफ, मैं ये भी सोचा शायद आपका इसका ये जवाब क्या देंगे। मैं बोलूं, आप बोलेंगे अरुण भाई मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं। इसके बाद तमाम जो लोग वहां मौजूद होते हैं वो हंस रहे होते हैं। मतलब इतना भी लोग नहीं देखते कि एक इंडिया टुडे ग्रुप का संस्थापक ये कह रहा है कि मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं। ये स्तर हो गया इनका। आज की तारीख में ये लोग विपक्ष के खिलाफ किस तरह से सुपारी लेके चलते हैं उसकी मिसाल मैं आपको कल अपने कार्यक्रम में दे चुका हूं। एक एक करके फिर से बताना चाहता हूं। ये देखिए, वही रिपब्लिक जिसका संपादक शुरू में महिला सुरक्षा की दुहाई दे रहा था, बीजेपी को कटघरे में रखने की कोशिश कर रहा था, उसी का चैनल क्या चला रहा था। ये देखिए, सरकार गिराने आए थे, मोदी ने ठोक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मोदी ने ठोक दिया। वो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, मगर मोदी ने ठोक दिया, उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना दिया है। यहां पर एक प्रधानमंत्री पद की तौहीन है, महिमा मंडन नहीं है। मगर हां, यह बात अलग है कि इस देश का दिमाग इस कदर फिर गया है कि ठोक देने को लेकर भी लोग एक उपलब्धि समझते हैं। आगे देखिए साहब, नरेंद्र मोदी का पलटवार, गेम चेंजर या बैकफायर। इंडिया गठबंधन को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी तुलना आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से की थी, तब प्रधानमंत्री से सवाल करने के बजाय किस तरह के वाहियात और कचरा कार्यक्रम चलाए गए थे। फिर देखिए, राहुल ममता का इंडिया मोदी ने धो दिया, ठोक दिया।
इंडिया वर्सेस इंडिया मुजाहिदीन कौन सही है। इनकी यह हालत हो गई दोस्तों कि इंडिया को और इंडिया मुजाहिदीन को इन्होंने एक ही पंक्ति में रख दिया है। फिर देखिए, विपक्ष के इंडिया का सबसे बड़ा वार, इंडिया अंग्रेजों की कंपनी भी थी, इंडिया तो मुजाहिदीन में भी था। यह है रेडियो रवांडा की हकीकत दोस्तों। इसलिए अगर कभी कभार इनके संपादक सवाल पूछने लगते हैं तो ज्यादा उत्साहित मत होइए। हकीकत यह है कि इनका सिर्फ एक काम है, भाजपा के एजेंडे को आगे करना, मगर हां, इन्हें अपने चैनल्स बचाने हैं, इसीलिए कभी कभार इनमें नरमी आती है। मगर मुझे इंतजार होगा कि 2024 में अगर किसी चमत्कार से भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तब ये लोग क्या करने वाले हैं। तब इनमें से कई पत्रकार जो हिंदू धर्म के इतने बड़े समर्थक बताते हैं खुद को, हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का झंडा लेके आगे चलते हैं, ये लोग क्या करने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इनमें से एक पत्रकार है जिनकी पत्नी और जिनका साला, ये लोग कई शैक्षणिक संस्थाएं चलाते हैं और उन्हें मदद किससे मिलती है आप भी जानते हैं। आप खुद जानते हैं कि तिहाड़ जेल गया था एक पत्रकार वसूली को लेकर। अगर वो गलती से सवाल पूछना शुरू कर दे तो उसे वापस तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। यौन उत्पीड़न के बड़े आरोपों में एक बड़े चैनल का बड़ा संपादक फंसा हुआ है। ये तमाम तथ्य हैं, इसीलिए ये लोग बचते हैं। इसीलिए बीजेपी के हाथ में इनकी कमजोर नब्ज है, और जब कमजोर नब्ज रहेगी तो जाहिर सी बात है आप गिड़गिड़ाएंगे, आप नतमस्तक होंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस सरकार ने मेरी किसी कमजोर नब्ज को तलाशने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की। इनकम टैक्स के जरिए मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया गया। 13 करोड़ की टैक्स चोरी का केस लगाया गया। हम लड़े उसको लेकर और जीते। ईडी ने परेशान किया, बार बार किया। इनकी ट्रोल मशीनरी ने परेशान किया। मगर जाहिर सी बात है, जब मैंने अपना जीवन पूरी ईमानदारी से बिताया है और आगे भी बिताने की पूरी ख्वाहिश है, तो तुम कौन सी कमजोर नब्ज पकड़ पाओगे। कमजोर नब्ज तो उन्हीं लोगों की पकड़ोगे ना जिनके दामन में दाग है। मैं तो इसी अंदाज में आप तक सच बोलते रहूंगा, और जिस दिन मुझ में सच बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी तब न्यूज चैनल बंद कर दूंगा। क्या जरूरत है फिर पत्रकार बने रहने की, क्योंकि प्रोपेगेंडिस्ट बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।